एग्जिट पोल का पहला नंबर बस रखने वाले हैं 22 मिनट के बाद अपने दर्शकों के सामने। आप देखिए पहला नंबर बस, थोड़ा सा इंतजार आप करेंगे और जैसे ही पहला नंबर आएगा उसके जरिए आपको समझ में आ जाएगा कि नीतीश कुमार क्या 10वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगे बिहार के, या तेजस्वी यादव के हाथ में पहली बार मुख्यमंत्री बनने की बाजी लग जाएगी। क्या होगा प्रशांत किशोर का, क्या होगा एमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी का, छोटी छोटी जो दूसरी पार्टियां थी वो भी क्या किसी का खेल बिगाड़ रही हैं या बना रही हैं। कौन रहेगा 3 में, कौन रहेगा 13 में, कौन बनेगा वोट कटवा पार्टी, कौन लेकर आएगा सत्ता, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन बस 22 मिनट का और इंतजार, 22 मिनट के बाद एग्जिट पोल का पहला नंबर आपके सामने हम रखने वाले हैं। और जल्दी से आपको बता देते हैं कि जब नंबर सामने आपके आएंगे तो वो नंबर कैसे, हमने एक बड़ी तैयारी करके रखी हुई है, क्योंकि बिहार का मतदाता और वहां के नेता दिल थाम कर बैठे। जब पहला आंकड़ा सामने आएगा तो वो आपको बताएगा कि अब की बार किसकी बहार वहां पर होने जा रही है। और आंकड़े जो नंबर आपके सामने रखेंगे उसके बारे में भी जल्दी से दे देते हैं जानकारी। देखिए ये बेहद खास इंतजाम हमने करके रखे हुए हैं। बिहार का महा एग्जिट पोल दिखाएंगे। अगर ब्रेकिंग न्यूज वाली लाइन हम हटा दें, आप देखिए एनडीए के खाते में कितनी सीटें जाएंगी, महागठबंधन को कितनी सीटें मिलेंगी और अन्य के खाते में कितनी सीटें जाएंगी, ये पूरा का पूरा महा एग्जिट पोल का आंकड़ा आपके सामने रखेंगे। एनडीए ने पिछली बार हम सब ने देखा था और आपको ये भी बताते चले, पटना के हनुमान मंदिर में जाकर भगवान हनुमान का आशीर्वाद भी तमाम नेताओं की ओर से लिया गया है और वहां से भी ये आंकड़े आपके सामने आएंगे, क्योंकि आज मंगलवार का दिन है और आज का दिन इस महा एग्जिट पोल के जरिए किसके लिए राहत और किसके लिए आफत लेकर आएगा। पटना के ऐतिहासिक गोलघर से भी आंकड़े आपके सामने रखने वाले हैं, क्योंकि अलग अलग एग्जिट पोल के ये आंकड़े आपको बताएंगे कि बिहार में इस बार का मूड, इस बार का रुझान किसके पक्ष में रहा है। पटना अपने आप में पहले के मुकाबले काफी ज्यादा डेवलप हो चुका है और यहां पर उसी को पूरी तरह से सजाकर स्टूडियो में एक खास इंतजाम हमने कर रखा है। आदेश जल्दी से आपकी टिप्पणी, बढ़ा हुआ मतदान प्रतिशत क्या इशारे कर रहा है? अगर फर्स्ट फेज का डाटा चुनाव आयोग दे देता, हाँ, जो डाटा बढ़ के आया था परसेंटेज, तो आसानी होती इस बात को, इस चीज़ को समझने के लिए कि ये वोट बैंक किसका है। अगर ये चुनाव को जब मैंने समझा तो लगा कि ये चुनाव लाभार्थी वर्ग वर्सेस नौकरी की गारंटी के बीच चल रहा है। तो अगर हम ये मान लें कि महिलाओं की लंबी कतार है तो मुझे लगता है कि ये इसको एनडीए को इसका फायदा होगा। और हम ये मान लें कि नए रोजगार के लिए वो लोगों ने वोट किया है, युवाओं ने वोट किया है, तो जाहिर तौर पर तेजस्वी यादव को उसका फायदा होगा। लेकिन फिलहाल ये कहना कि नहीं ये किसी एक स्पेसिफिक पार्टी का वोट बैंक का थोड़ा जल्दी होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे पास फर्स्ट का डाटा है नहीं और सेकंड फेज की वोटिंग अभी खत्म हुई है और परसेंटेज और ज़्यादा बढ़ेगी। तो अभी किसी आकलन पे पहुंचना या किसी कंक्लूजन पे पहुंचना ठीक नहीं है। हाँ, थोड़ा जल्दी होगा, अभी थोड़ा जल्दबाजी हो जाएगी। और पिछली बार 2020 में हम जैसे पत्रकारों के लिए भी थोड़ा संभल कर चलने की बात होती है, क्योंकि 2020 के एग्जिट पोल के आंकड़े कुछ और बता रहे थे, रिजल्ट आते आते कुछ और हो गया था। लेकिन आपको बताते चले कि जितने लोगों ने पोल किया है, अलग अलग सर्वे एजेंसियां, उन्होंने अपनी गलतियों को दुरुस्त किया है और उसके बाद ये आंकड़े लेकर आपके सामने आए हैं। और इस बार तो बहुत वोकल होकर हम सब ने देखा कि हर एक वर्ग का मतदाता अपने बारे में, अपने पार्टी के बारे में या नेताओं के बारे में अपनी राय रखता हुआ दिखाई दे रहा था। मनोज कुमार जी, फाउंडर मैट्राइज के हमारे साथ आ चुके हैं। ओपिनियन पोल में आपने तो बल्ले बल्ले करवा दी थी एनडीए की, अब एग्जिट पोल के भी आंकड़े सामने आ रहे हैं। बढ़ा हुआ मत प्रतिशत क्या इशारे कर रहा है? देखिए, ये कोई कारण नहीं था जिसके कारण से ये वोट प्रतिशत बढ़ा। मल्टीपल कारण थे जिसके कारण वोट प्रतिशत बढ़ा। हाँ। एक तो जो प्रवासी गए थे, जो वहाँ टिककर वोट किए, एक वो कारण था। दूसरी जो महिलाएं जो साइलेंट पूर्वक वोट की हैं, वो एक कारण था। दूसरी बात है कि जो महागठबंधन के थे दो कास्ट है, ओबीसी से यादव और मुस्लिम, ये दोनों इस बार पिछले की अपेक्षा ज़्यादा एग्रेसिव होकर पोल कर रहे हैं। तो ये दो चीज़ें थी। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा, जो आंकड़े के बाद में आपने पूछा कि आपने तो बल्ले बल्ले करा दिया था, तो मेरा अपना मानना है कि जिस कमजोरी को लेकर सबसे ज़्यादा उजागर किया गया, एनडीए के लिए वो सबसे बड़ा वोट बैंक साबित हुआ है। जो नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर बात की जा रही थी और उनके परफॉर्मेंस को लेकर बात की रही थी, तो जो पिछला जेडीयू का परफॉर्मेंस था उसमें काफ़ी हद तक फर्स्ट फेज में और सेकेंड फेज में दोनों में सुधार होते हुए दिख रहा था। तो अब ये देखना है एग्जिट पोल में कि बड़ा भाई कौन और छोटा भाई कौन एनडीए फोल्डर से। ये महत्वपूर्ण बात आपने कही है, देखना दिलचस्प रहेगा। ये जो अलग अलग सरकार की ओर से योजनाएं दी गई थी, उसका लाभ क्या सरकार को वापस मिल पाएगा, या फिर दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने 3.25 करोड़ परिवारों को सरकारी नौकरी देने का जो वादा किया,
हालांकि वो पैसा कहां से लाएंगे, बार बार ये सवाल उठते रहे पूरे चुनाव के दौरान। लेकिन क्या इस योजना का इम्पैक्ट देखने को मिला है? क्योंकि सरकारी नौकरी 17 महीने में 5 लाख हमने दी, बार बार आरजेडी के नेताओं की ओर से ये बात गिनाई जाती रही। जनसुराज की ओर से बताया जाता रहा कि आखिर इतना पलायन क्यों होता है, बिहार के लोगों को ही मजदूरी करने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में क्यों जाना पड़ता है। मजदूर जिन्होंने वापसी की है, वोट जब डालेंगे तो फिर वो जनसुराज के बस्ते पर बटन दबाएंगे। कई ऐसे सवाल हैं, लेकिन यहाँ पर जो खास मेहमान हमारे साथ राजनीतिक मेहमान जुड़े हुए हैं, एक एक टिप्पणी उनसे भी करते हुए के शर्मा जी आपसे शुरुआत कर लेती हूँ। दिल की धड़कनें तो बढ़ी होंगी, कमल का फूल और तीर का निशान कितनी सटीक लगता है चुनाव में, के शर्मा जी? कोई धड़कने बढ़ने की आवश्यकता ही नहीं। प्रथम चरण और दूसरे चरण से दोनों से स्पष्ट हो चुका है कि एनडीए जो है पूर्ण बहुमत से ज़्यादा सीटें लेकर वहाँ सरकार बना रही है। और ये जो अभी आपके राजनीतिक विश्लेषकों की आदत या भाषा है ना, ये भी बदल जाएगी 14 तारीख को। इसमें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिंपल सा है कि कोई एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर पूरे चुनाव के दौरान एनडीए सरकार के अगेंस्ट नहीं था, नंबर 1। नंबर 2, कोई मुद्दा, कोई नैरेटिव बनाने में विपक्ष सफल नहीं हो पाया पूरे चुनाव में। एक भी मुद्दा विपक्ष का नहीं चला, खुद ही घालमेल करते रहे। आप एसआईआर पे पूछ रहे थे, तो एसआईआर का मुद्दा केवल राजनीतिक दलों का मुद्दा था, जनता का नहीं। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि आपने पूछा कि क्यों मैं कह रहा हूँ, मुझे याद आता है। हाँ, तो मैं इसीलिए आपको बीजेपी बता रहा के हूँ। बिहार दफ्तर में लड्डू बांट दिए गए थे, और फिर जब आंकड़ा सामने आया तो फिर लड्डू खाने वाले चेहरे उदास हो गए थे। तो इस चित्रा जी 2015 का, आपको 2015 का समीकरण शायद आप भूल गई हैं। आप भूल गई 2015 का समीकरण। आप याद कर लीजिए 2015 का समीकरण, तो समझ आ जाएगा। हाँ। वो समीकरण अलग था, आज का समीकरण अलग है। आज एनडीए के 5 जो है, जो सहयोगी दल है, 5 साथ चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, मतलब 5 पांडव बन गए ये हैं। अंतर है। हाँ, सिंपल सा है उसमें। ठीक है, इस बार मतलब बहुत मजबूती से आप ये कह रहे हैं कि हम लोगों ने चुनाव लड़ा है, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने।